तीसरी बार सरकार बनने से पहले यानी चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से यह वादा किया था कि पिछले 10 साल में जो भी काम हुए वो तो बस ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसका मतलब यह था कि चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का रोड मैप तैयार कर लिया था। उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही बहुत से एजेंडे शामिल थे, लेकिन वो सब धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पीएम मोदी की तीसरी सरकार बने 35 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो कोई बड़ा फैसला लिया गया और न ही किसी तरह का रोड मैप ही दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी और अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही उन्होंने विदेशों में छिपे काले धन की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी थी। अगले 100 दिनों में रेल किराया बढ़ाने, डीजल सब्सिडी घटाने और योजना आयोग भंग करने जैसे कई बड़े फैसले किए गए। इसी तरह जब दूसरी बार 30 मई 2019 को उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने के चुनावी वायदे को पूरा किया। 1 महीने के अंदर 3 तलाक खत्म करने के लिए संसद में बिल पेश किया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। लेकिन इस बार यानी तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार की तरफ से 35 दिन बाद भी कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। जबकि चुनाव से ठीक 4 दिन पहले पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले 10 साल में जो भी काम हुए वो तो बस ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमने चुनाव से पहले ही अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रखा है। बताया ये भी जाता है कि फरवरी 2024 में ही मोदी सरकार ने चुनाव के बाद के पहले 100 दिनों का एजेंडा तय कर लिया। हालांकि इसे कभी औपचारिक तौर पर जारी नहीं किया गया, लेकिन अब जब तीसरी बार सरकार बन गई है तो मोदी सरकार के पहले 100 दिन के 10 बड़े एजेंडे जनता के सामने आ चुके हैं। तो पहला एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीसरा एजेंडा मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, चौथा एजेंडा वक्फ बोर्ड खत्म करना, पांचवां एजेंडा दिल्ली मास्टर प्लान, छठा एजेंडा अग्निवीर योजना में सुधार, सातवां एजेंडा सीएए को इंप्लीमेंट करना, आठवां एजेंडा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, नौवां एजेंडा जनगणना यानी 2026 में परिसीमन, 10वां एजेंडा भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। तो दोस्तों ये वो 10 मुद्दे हैं जिन्हें मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों के एजेंडों में शामिल किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 100 में से 35 दिन पूरे होने के बाद भी मोदी सरकार ने इनमें से किसी भी बड़े मुद्दे पर कोई भी फैसला नहीं लिया। ये तो हम सब जानते हैं कि इस बार मोदी सरकार टीडीपी और जेडीयू जैसी 2 मुख्य बैसाखियों के सहारे चल रही है। ऐसे में ये दोनों सहयोगी दल 10 में से 7 मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, जैसे यूसीसी, सीएए, मुस्लिम आरक्षण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव। अब क्योंकि मुस्लिम वोट टीडीपी और जेडीयू का सबसे बड़ा वोट बैंक है, इसलिए इन्हें भरोसे में लिए बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर आ सकती है। पहले, बहुमत का आंकड़ा न पार कर पाना। 2024 के चुनावी नतीजों ने अब तक बीजेपी की नींदें उड़ा रखी है। मोदी सरकार 400 पार करने का सपना देख रही थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। इसलिए अब समीक्षा की जा रही है कि आखिर चुनाव के दौरान बीजेपी से चूक कहां हुई। दूसरा, संसद चलाने की चुनौती। लोकसभा में 2019 की तुलना में 150 की जगह अब 250 विपक्षी सांसद हैं। ऐसे में सरकार के लिए सदन चला पाना मुश्किल हो रहा है और कोई भी बिल पास करवाना बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। तीसरा, बीजेपी और आरएसएस में बिगड़े संबंध। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्तों में कुछ खटास आई। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी होने जा रहा है। चौथा, बजट 2024। तो यूनियन बजट आने से पहले ही बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपने राज्यों के लिए कुछ विशेष मांगे रखी थी। इसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को तेल रिफाइनरी लगाने के लिए 60,000 करोड़ की मंजूरी दी है और जेडीयू तो पहले से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने पर अड़ी हुई है। तो अब आप मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 35 दिनों के उन बड़े मामलों को समझिए जिनकी वजह से सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पहली वजह, पेपर लीक। जिस दिन पीएम मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी, उसी दिन देश भर के सैकड़ों छात्रों ने नीट यूजी एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में परीक्षा में गड़बड़ी और ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत के 9 दिन बाद ही 18 जून को यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर लीक होने की खबर सामने आई। हड़कंप मच गया उससे। सरकार ने उस एग्जाम को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार ने 22 जून 2024 को पेपर लीक को रोकने के लिए एक नया कानून बनाकर देश में लागू किया। दूसरी वजह,
रेल हादसे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 17 जून की सुबह 8:55 पर एक मालगाड़ी को पीछे से आ रही कंचनजंगा एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 40 से ज्यादा घायल हुए। इसके ठीक एक साल पहले ओडिशा के बालासोर में भी एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसके बाद दावा किया गया था कि अब कोई रेल हादसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी साल दर साल हादसे होते जा रहे हैं, जो सरकार के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। तीसरी वजह आतंकी। 9 जून को ही जब पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ली थी, उसी दिन जम्मू के रियासी जिले में आतंकियों ने हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया था। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी, 41 लोग घायल हुए थे। इसके एक महीने बाद ही 10 जुलाई को जम्मू के कठुआ में गढ़वाल रेजिमेंट के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। आतंकी हमलों पर तुरंत एक्शन लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की और जीरो टेरर प्लान के तहत आतंकियों को जड़ से खत्म करने के आदेश दिए। चौथी वजह महंगाई और बेरोजगारी। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक खाने पीने की चीजें महंगी होने के चलते जून महीने में खुदरा महंगाई दर 4 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गई। पिछले महीने में रिटेल इन्फ्लेशन रेट पूरे 5.08% रहा था। बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए मोदी सरकार ने आरबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सिटी बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत में इस साल 80 से 90 लाख जॉब जनरेट होंगी, जबकि जरूरत 1.20 करोड़ जॉब्स की है। तो जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार की तरफ से आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4.67 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। पांचवी, अग्निवीर योजना। इस योजना की शुरुआती दिनों से विपक्ष इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाने में लगा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव से पहले इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उनके मुताबिक सरकार के लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। सरकार अग्निवीरों को न तो पेंशन देती है, न ही मुआवजा और न ही शहीद का दर्जा। सरकार की सहयोगी दल जेडीयू भी अग्निवीर में बदलाव की मांग कर रही है। इसके जवाब में सरकार ने राहुल गांधी के तमाम दावों को खारिज करते हुए अग्निवीरों को हर तरह की मदद देने की बात कही। तो दोस्तों, ये वो तमाम आलोचनाएं हैं जिनका सामना इन दिनों मोदी सरकार को करना पड़ रहा है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि कैसे एक मजबूत विपक्ष बैसाखी के सहारे चलने वाली मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। साथ ही सरकार के अपने सहयोगी दल भी प्रेशर पॉलिटिक्स करके सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। दरअसल पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जितनी चाहे मनमानी कर ली, लेकिन इस बार सहयोगी दल उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि उन सहयोगियों के कंधों पर ही मोदी सरकार चल रही है। तो हाल ही में सहयोगियों की मदद से ही लोकसभा स्पीकर भी चुने गए, वरना पहले तो वहां भी पेच फंस रहा था, क्योंकि टीडीपी अपने नेता को स्पीकर की कुर्सी पर बिठाना चाहती थी। इसके अलावा सरकारी समितियों में भी अब सहयोगी दलों की एंट्री से सरकार को काम करने में परेशानी पेश आ सकती है। इस वक्त केंद्र सरकार की कुल 8 कैबिनेट कमेटियां हैं, जो सरकार का कामकाज आसान करने का काम करती है। मंत्रिमंडल इन कमेटियों के फैसलों या रिपोर्ट की समीक्षा करके आगे की प्लानिंग करता है। लेकिन अब मोदी के तीसरे कार्यकाल में 5 कैबिनेट कमेटियों में सहयोगी दलों के नेताओं को शामिल करना पड़ गया है। इससे न सिर्फ मोदी सरकार को कैबिनेट कमेटियों की रिपोर्ट की समीक्षा करने में परेशानी होगी, बल्कि कोई भी फैसला लेने से पहले सहयोगी दलों की रजामंदी भी लेनी होगी, जो यकीनन इतना आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि पिछली 2 सरकारों में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने एक छत्र राज किया, एक मत से फैसले लिए, न कभी किसी से सलाह मशवरा किया और न ही किसी की रजामंदी ली। जरूरत ही नहीं थी। ऐसे में ये तीसरा कार्यकाल मोदी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती लेकर आया है, और शायद यही वजह भी हो सकती है जो इस बार सरकार बनने के 35 दिन बाद भी सरकार अभी तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर पाई है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट हमें जरूर बताएं, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।